जय हिंद। तो आज हमारे सामने सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अपनी खेती की जमीन को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल यानी औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय इस्तेमाल के लिए कैसे बदल सकता है। तो देखिए, इस पूरे प्रोसेस का जवाब हमें मिलता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में। चलिए इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मुख्य किरदार कौन है। मतलब कौन आवेदन कर सकता है और किसके पास इसे मंजूरी देने की पावर है। तो जो व्यक्ति आवेदन करता है उसे कहते हैं भूमिधर। आसान शब्दों में कहें तो ये वो जमीन का मालिक है जिसके पास संक्रमणीय अधिकार है, यानी ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। मतलब वो अपनी जमीन बेच सकता है या किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरी तरफ है अधिकारी, जो इस पर फैसला लेंगे, और वो है उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम। इस मामले में आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। मतलब एप्लीकेशन देने से लेकर ऑफिशियल फैसले तक ये डिक्लेरेशन होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला, भूमिधर एक एप्लीकेशन देता है। दूसरा, एसडीएम एक तयशुदा जांच करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ कानून के दायरे में है। और तीसरा, जांच पूरी होने के बाद एसडीएम या तो डिक्लेरेशन को मंजूरी दे देते हैं या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि एसडीएम चाहें तो सुओ मोटो यानी खुद अपनी मर्जी से भी ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर उन्हें लगता है कि किसी खेती की जमीन का इस्तेमाल गैर खेती के काम के लिए हो रहा है, तो वो बिना किसी की अर्जी के भी जांच शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इस प्रक्रिया में टाइम लिमिट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कानून ये कहता है कि एसडीएम को अपना फैसला, वो भी लिखित में और वजहों के साथ, एप्लीकेशन मिलने के 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एप्लीकेंट को बताना ही होगा। याद रखिएगा, ये कार्य दिवस हैं, इसमें सरकारी छुट्टियां शामिल नहीं होती। ये नियम पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, और अगर एप्लीकेशन पूरी जमीन के लिए नहीं है बल्कि उसके सिर्फ एक हिस्से के लिए है, तो एसडीएम के पास ये पावर भी होती है कि वो उस हिस्से की हदबंदी कर सकते हैं। मतलब उसकी सीमाएं तय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन हालातों की जब कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। कानून में कुछ साफ साफ वजह दी गई हैं जिनके आधार पर ये घोषणा नहीं की जाएगी। तो एसडीएम घोषणा को मना कर देंगे अगर उन्हें लगे कि जमीन के इस नए इस्तेमाल से पब्लिक न्यूजेंस हो सकता है, यानी आस पड़ोस के लोगों को कोई परेशानी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज्यादा शोर या प्रदूषण, या फिर अगर इससे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, सेफ्टी या लोगों की सुविधा को कोई नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर ये नया इस्तेमाल शहर के मास्टर प्लान के खिलाफ है, तो भी इसे मंजूरी कभी नहीं मिलेगी। मास्टर प्लान ही तो शहर के विकास का ब्लूप्रिंट होता है और हर काम उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि सिर्फ इस आधार पर डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता कि जमीन के चारों तरफ दीवार बना दी गई है या वो जमीन परती यानी खाली पड़ी है। एप्लीकेंट को और भी मजबूत सबूत देने पड़ेंगे कि वो सच में उस जमीन का इस्तेमाल किसी गैर खेती के काम के लिए करना चाहता है। अब एक और जरूरी शब्द को समझते हैं, सहभूमिधर। इसका सीधा सा मतलब है सहमालिक यानी को ओनर। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी में एक अविभाजित हिस्सा है। जब एक ही जमीन के एक से ज्यादा मालिक होते हैं और अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो सब सहभूमिधर कहलाते हैं। और इन सहभूमिधरों के लिए नियम एकदम साफ और सख्त है। अगर जमीन जॉइंट ओनरशिप में है तो कोई एक सहमालिक अकेले डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एप्लीकेशन तभी वैलिड मानी जाएगी जब या तो सारे को ओनर्स मिलकर अप्लाई करें या फिर उनके हिस्सों का कानूनी तौर पर बंटवारा पहले ही हो चुका हो। ये नियम भविष्य के झगड़ों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस प्रक्रिया के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पहलू पर, और वो है सरकार द्वारा तय की गई फीस। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो इस डिक्लेरेशन प्रोसेस के लिए एक फीस तय करे। ये फीस अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग और कमर्शियल यूज के लिए अलग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी छूट भी दी गई है जिसका फायदा बहुत से लोगों को मिलता है।
और वो बड़ी छूट ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अपने निजी रहने के लिए घर बनाने के वास्ते करना चाहता है तो उस पर किसी भी तरह की घोषणा फीस नहीं लगाई जाएगी। ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो कुल मिलाकर देखें तो धारा 80 एक तरफ तो कानूनी रास्ता देती है, लेकिन साथ ही इसमें आम जनता के कल्याण और सहमालिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम भी हैं। ये कानून एक व्यक्ति के अपनी जमीन को इस्तेमाल करने के अधिकार और समाज की एक प्लान्ड डेवलपमेंट की जरूरत के बीच एक बड़ा अच्छा संतुलन बनाता है। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से आपको ये जटिल प्रक्रिया समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।